हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज अपनी अपन नेक्स्ट टॉपिक की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्लास को पहले डिस्कस किया हुआ है और उसके नोट्स भी हमने आपको प्रोवाइड करवा दिए थे। नोट्स के लिए क्वेरीज आ रही थी कि सर कहाँ से मिलेंगे, तो नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। शिक्षा पोर्टल के नाम से ही आपका टेलीग्राम चैनल है और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक के द्वारा आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए आज पढ़ेंगे अपन भूकंप। ये आपका दूसरा टॉपिक है। एक टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना हमने कवर किया है और दूसरा टॉपिक हम ले रहे हैं भूकंप। ये आपको नेट जेआरएफ, आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर और आरपीएस स्कूल लेक्चरर और पीजीटी जितने भी परीक्षाएं आप देते हो ज्योग्राफी से संबंधित, उनमें आपके लिए ये महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन कम से कम आता ही है और कहाँ से आता है वो मैं आपको साथ ही बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहली क्लास। भूकंप, देखो भूकंप होता क्या है। जब पृथ्वी में आंतरिक संचलन के कारण, पृथ्वी में आंतरिक क्रियाओं के कारण बोल सकते हैं या आंतरिक संचलन के कारण भूपर्पटी में कंपन उत्पन्न होता है। पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं के कारण पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं के कारण भूपर्पटी में उत्पन्न होने वाला कंपन, उत्पन्न होने वाला कंपन भूकंप कहलाता है। ठीक है। भूपर्पटी में जो कंपन उत्पन्न होगा वो कहलाएगा भूकंप। अब ये भूकंप भी वैसे तो आकस्मिक संचलन है। भूकंप एक आकस्मिक संचलन है, यहीं पे लिख लेते हैं। आकस्मिक संचलन है, लेकिन आकस्मिक संचलन है लेकिन इसको जो इसकी प्रभावी कारक हैं, उत्पन्न करने वाले कारक हैं, वो काफ़ी लंबे समय से घटित होते रहते हैं। आकस्मिक संचलन है लेकिन इसको उत्पन्न करने वाले कारक जो हैं लंबे समय से इसमें लगे रहते हैं। वैसे हम इसको लेते हैं आकस्मिक संचलन में। ठीक है। फिर बात करते हैं, ये जब स्थल भाग पे होता है भूकंप। देखो पृथ्वी पर दो प्रकार के भाग देखने को मिलते हैं, जल भाग और स्थल भाग। जब ये स्थल भाग पर है तो ये कहलाता है भूकंप, और जब यही क्रिया या कंपन जलीय भाग में होती है तो वहां पर इसको कह देते हैं अपन सुनामी। जब भूकंप जलीय भाग पर होता है तो उसे क्या कहते हैं, सुनामी। सुनामी कहलाता है। देखो सुनामी जो है ये एक जापानी भाषा का शब्द है।
और इसका अर्थ है हार्बर या किनारा भी बोल सकते हैं या बंदरगाह भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये है आपकी सामान्य जानकारी भूकंप से संबंधित। भूकंप होता क्या है, ठीक है, जो भूपर पट्टी में कंपन उत्पन्न होता है उसे अपन भूकंप कहते हैं। आकस्मिक संचलन के कारण ये उत्पन्न होता है, लेकिन इसके जो कारक हैं वो लंबे समय से संलग्न रहते हैं। ठीक है, जब ये कंपन स्थल भाग पर होता है तो कहलाता है ये भूकंप, और जब यही क्रिया हमें समुद्री भाग या जल भाग पर देखने को मिलती है तो वहां पर इसको कह देते हैं अपन सुनामी। ठीक है, अब बात करेंगे इसके उत्पन्न करने वाले कारक। उत्पन्न करने वाले कारक यानी कि भूकंप किन कारकों से उत्पन्न होता है। अब देखो, इसमें दो प्रकार के कारक अपन पढ़ते हैं, प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक, जिसको हम बोल सकते हैं। पहला है प्राकृतिक कारक और दूसरा है मानवीय या अप्राकृतिक कारक, इनको बोलते हैं। जब देखो प्राकृतिक कारकों से भूकंप आता है तो वो अधिक विनाशकारी होता है, तो इनको विनाशकारी भूकंप भी कहते हैं। प्राकृतिक कारक या विनाशकारी कारक। और जब मानवीय या अप्राकृतिक कारकों से भूकंप आता है तो वो होता है सामान्य भूकंप। यानी कि इसकी तीव्रता कम होती है, और जब प्राकृतिक कारकों से भूकंप आता है तो इसकी तीव्रता अधिक होती है। अब देखते हैं प्राकृतिक कारक कौन कौन से हैं। तो इसमें अपन पहला देखते हैं, एक तो होता है भूसंचलन। भूसंचलन के कारण भूकंप आता है। ठीक है, दूसरा है भूसंतुलन। ठीक है, एक है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के कारण भी भूकंप आता है। ठीक है, और एक है जिसको अपन लेते हैं प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी क्रिया के कारण भी भूकंप आते हैं। फिर एक है इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, जिसको कहते हैं। रिबाउंड थ्योरी। इसको प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत भी अपन कह सकते हैं। प्रत्यास्थ, हिंदी में प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। ये दिया था H.F. रीड ने। ठीक है, इसके अलावा पृथ्वी की गतियों के कारण भी भूकंप आता है। ठीक है, ये प्रमुख कारण हैं प्राकृतिक कारक जिनसे भूकंप उत्पन्न होते हैं। भूसंचलन हो गया आपका, भूसंतुलन हो गया, ज्वालामुखी क्रिया से भी भूकंप उत्पन्न होते हैं, प्लेट विवर्तन की क्रिया से भी भूकंप उत्पन्न होते हैं, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी यानी कि प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत से भी भूकंप उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी की गतियों के कारण भी भूकंप उत्पन्न होते हैं। और दूसरा है मानवीय कारक। यदि लेते हैं तो मानवीय कारकों में पहला है एक तो परमाणु विस्फोट। जब परमाणु विस्फोट होते हैं उनके कारण भी
एक निश्चित क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। एक है बड़े बड़े बांधों का निर्माण, बांधों या सड़कों का निर्माण। कभी कभी बड़े बड़े बांधों के में जल भर जाने के कारण भी भूकंप उत्पन्न होते हैं। बांधों या सड़कों के निर्माण से भी भूकंप आते हैं। और एक है खनन क्रिया, खनन या उद्भेदन से भी भूकंप उत्पन्न होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के कारक हैं भूकंपों के, एक तो मानवीय कारक और एक प्राकृतिक कारक जिनसे भूकंप उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये हैं भूकंप के प्रमुख कारक। इसके बाद है भूकंपों के कुछ प्रकार हैं स्थिति के आधार पर, यानी कि गहराई के आधार पर या स्थिति के आधार पर। देखो पहले देखते हैं जैसे ये है आपकी पृथ्वी। ठीक है, जब इसके धरातल में या पृथ्वी के गर्भ में भूकंप उत्पन्न होते हैं, जैसे यहाँ पे भूकंप, सबसे पहले भूकंप उत्पन्न हुआ और इसके जो तरंग हैं इस प्रकार से धरातल की ओर गति करती है। तो दो चीजें हैं, एक तो है एपिसेंटर, जो भूगर्भ में होता है वो होता है फोकस, जिसको अपन भूकंप मूल या अवकेंद्र भी कहते हैं। जिस जगह पर भूकंपीय तरंगें सबसे पहले उत्पन्न होती हैं, जिस जगह पर भूकंपीय तरंगें सबसे पहले उत्पन्न होती हैं उसे अपन कहते हैं फोकस, भूकंप मूल या अवकेंद्र। ठीक है, और जहां पर धरातल पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगें महसूस की जाती हैं, एक तो जहां पे सबसे पहले उत्पन्न हो रही है वो तो कहलाएगा फोकस, और धरातलीय भाग पर यानी पृथ्वी के ऊपरी भाग पर सबसे पहले जहां पर तरंगें महसूस की जाती हैं उसे कहते हैं अपन एपिसेंटर। ठीक है, एपिसेंटर, इसी को अपन कह देते हैं अधिकेंद्र। अधिकेंद्र भी इसको कहते हैं। ये तो है पृथ्वी के अंदर का भाग जहां पे भूकंप सबसे पहले उत्पन्न होता है, वो तो कहलाता है फोकस, भूकंप मूल या अवकेंद्र। और जब ये तरंगें भूकंप फोकस से स्टार्ट हुई सबसे पहले, और जैसे ही धरातल भाग पर पहुंचती सबसे पहले जिस क्षेत्र पर ये महसूस की जाती है उसे कहते हैं अपन एपिसेंटर या अधिकेंद्र। और ये जो अधिकेंद्र और एपिसेंटर दोनों होते हैं, सॉरी, एपिसेंटर और भूकंप मूल जो होते हैं ये 90 डिग्री पर होता है, यानी फोकस के एपिसेंटर 90 डिग्री पर होगा हमेशा। ठीक है, अधिकेंद्र जैसे ये देखो 90 डिग्री है, फोकस एपिसेंटर के हमेशा 90 डिग्री पर होगा। ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, एपिसेंटर और फोकस। फोकस क्या होता है, जहाँ पे सबसे पहले भूकंप उत्पन्न होता है, भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं जो पृथ्वी के भूगर्भ में होती हैं। उसके बाद जब सबसे पहले धरातल पर जहाँ भूकंपीय तरंगें महसूस की जाती हैं वो कहलाता है एपिसेंटर। अब देखते हैं भूकंपों के प्रकारों की मैं बात कर रहा था स्थिति के आधार पर। स्थिति के आधार पर भूकंप के प्रकार। देखो पहला है सामान्य भूकंप, और दूसरा होता है मध्यवर्ती, और एक होता है पातालीय भूकंप। ये भूकंप स्थिति के आधार पर है, यानी कि उत्पन्न कहाँ पे हो रहा है भूकंप,
तो यदि सामान्य भूकंप है तो उसकी वो उत्पन्न होगा सामान्य भूकंप, इसकी जो गहराई है वो होगी 0 से 30 किलोमीटर, यानी धरातल से 30 किलोमीटर तक यदि भूकंप की गहराई है तो वो होगा सामान्य भूकंप। और यदि मध्यवर्ती भूकंप की बात करें, इसकी 30 से 240 किलोमीटर गहराई होती है। और पातालीय भूकंप की यदि बात करें, इसकी 240 से 700 किलोमीटर तक इसकी गहराई होती है। यदि भूकंप का फोकस है उसकी गहराई 30 किलोमीटर तक है तो वो होगा सामान्य भूकंप, और उसकी गहराई यदि 30 से 240 किलोमीटर तक है तो वो होगा आपका मध्यवर्ती भूकंप। और पातालीय भूकंप की यदि बात करें, ये होता है 240 से 700 किलोमीटर की गहराई तक। तो ये स्थिति के आधार पर 3 प्रकार के भूकंप अपन देखते हैं। इसके बाद यदि भूकंपों की गहराई की बात करें तो 90% भूकंप आते हैं, जो 90% भूकंप हैं की गहराई होती है 8 किलोमीटर। जो 90% भूकंप आते हैं उसकी गहराई की यदि बात करें तो उनकी 8 किलोमीटर तक गहराई होती है। और 8% भूकंपों की गहराई होती है 30 किलोमीटर तक। और इसके अलावा 2% भूकंप जो आते हैं वो आते हैं 700 किलोमीटर गहराई तक। ठीक है, गहराई के आधार पर यदि साल भर में जो एक साल में आने वाले भूकंप हैं उनके 90% जो भूकंप आते हैं वो तो आते हैं 8 किलोमीटर की गहराई होती है उनकी। उसके बाद 8% भूकंपों की गहराई होती है 30 किलोमीटर। और 2% जो भूकंप होते हैं वो आते हैं 700 किलोमीटर, यानी कि वो होते हैं पातालीय भूकंप। ठीक है, अब बात करते हैं आगे भूकंपों के प्रकार उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के कारकों के आधार पर। उत्पत्ति के कारकों के आधार पर बात करते हैं भूकंपों की, तो पहला होता है ज्वालामुखी जन्य भूकंप। देखो, ज्वालामुखी क्रिया के कारण जो उत्पन्न भूकंप होते हैं वो होते हैं ज्वालामुखी जन्य भूकंप। जैसे कि क्राकाटोआ ज्वालामुखी था, क्राकाटोआ ज्वालामुखी के कारण क्राकाटोआ ज्वालामुखी के कारण यानी कि कभी कभी ज्वालामुखी इतनी तेज गति से प्रस्फोट होता है ज्वालामुखी में कि आसपास के क्षेत्र में कंपन उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे भूकंप होते हैं जो ज्वालामुखी द्वारा उत्पन्न भूकंप होते हैं। दूसरा होता है संतुलन मूलक भूकंप। यानी कि जो संतुलन में अव्यवस्था उत्पन्न हुई है, धरातल के संतुलन में उत्पन्न अव्यवस्था के कारण जो भूकंप आते हैं, संतुलन में अव्यवस्था के उत्पन्न, यानी कि संतुलन से मतलब है धरातल पर कहीं पे जैसे बड़ी पर्वत श्रेणियां उत्पन्न हो गई, कहीं पे गर्त हैं, तो उनमें जो संतुलन के कारण अव्यवस्था होती है
उससे आने वाले भूकंप कहलाते हैं संतुलन मूलक भूकंप। तीसरे होते हैं भ्रंश मूलक भूकंप। भ्रंश मूलक भूकंप से मतलब है यानी कि तनाव बल के कारण जो पृथ्वी की अंदर में पृथ्वी के आंतरिक भागों में जब तनाव बल उत्पन्न होता है, तनाव बल के कारण जो भूकंप आते हैं वो कहलाते हैं भ्रंश मूलक भूकंप। इसका प्रमुख कारण होता है प्लेटों का अपसारी संचरण। प्लेटों का अपसारी संचरण। हम प्लेट वर्तनी के में पढ़ते हैं, प्लेटें तीन प्रकार का संचरण करती हैं, अपसारी संचरण, अभिसारी संचरण और रचनात्मक संचरण। उनमें अपसारी संचरण होता है वो होता है जब प्लेटें दूर दूर हटती हैं, यानी एक दूसरे के विपरीत गति करती हैं, यानी कि दूर हटती हैं, वो कहलाता है प्लेटों का अपसारी संचरण। और आमने सामने यदि गति करती हैं वो कहलाता है अभिसारी संचरण। और जब प्लेटें रगड़ खाते हुए गति करती हैं वो कहलाता है रक्षित संचरण। ठीक है, तीन प्रकार का संचरण होता है। तो जब भ्रंशमूलक या तनावमूलक बल के कारण उत्पन्न भूकंप होता है वो कहलाता है आपका भ्रंशमूलक भूकंप। और चौथा होता है पातालीय भूकंप। जब भूगर्भ में रेडियोएक्टिव पदार्थों के विखंडन से जो ऊर्जा विमुक्त होती है उसके द्वारा जो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होता है उसे कहते हैं अपन पातालीय भूकंप। ठीक है, चार प्रकार के भूकंपों के बारे में अपन ने बात की। ज्वालामुखी जन यानी ज्वालामुखियों के कारण जो भूकंप उत्पन्न होते हैं, संतुलन मूलक भूकंप जो संतुलन में आई अव्यवस्था के कारण जो भूकंप उत्पन्न होते हैं, भ्रंश मूलक भूकंप यानी कि प्लेटों में अपसरण के कारण जो भूकंप उत्पन्न होते हैं वो कहलाते हैं आपके भ्रंश मूलक भूकंप, तनाव बल के कारण जो उत्पन्न होते हैं। और पाताली भूकंप जो होते हैं ये होते हैं भूगर्भ में रेडियोएक्टिव पदार्थों में विखंडन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा के कारण जो भूकंप उत्पन्न होते हैं वो कहलाते हैं आपके पातालीय भूकंप। ठीक है, तो ये भूकंपों के कुछ प्रकारों के बारे में अपन ने चर्चा की। अब बात करते हैं भूकंपीय तरंग। भूकंपीय तरंग देखो, भूकंपीय तरंगें दो प्रकार की होती हैं। भूकंपीय तरंगें दो प्रकार की होते हैं, एक तो होती हैं प्राथमिक तरंगें और एक होती हैं प्राथमिक तरंगें और एक होती हैं धरातलीय तरंग। जो प्राथमिक तरंगें होती हैं ये होती हैं आपकी P और S, यानी कि इनकी उत्पत्ति भूकंप मूल से ही होती है, यानी कि धरातल के अंदर ही होती है। और दूसरी होती है धरातलीय तरंगें, ये होती है L, इसकी उत्पत्ति होती है धरातल पर, यानी कि भूगर्भ में उत्पत्ति होती है फोकस यानी भूकंप मूल पर उत्पत्ति होती है P और S तरंगों की, और धरातल पर उत्पत्ति होती है L तरंगों की, जिनको अपन लॉन्ग वेव भी कहते हैं। अब बात करते हैं इनकी एक एक तरंगों को लेकर। तो एक पहली है P तरंग है। देखो, P तरंगें जो होती हैं इनको अपन प्राथमिक तरंगें कहते हैं। ये सबसे पहले उत्पन्न होती हैं, इसीलिए इनको प्राथमिक तरंगें कहते हैं। सबसे पहले उत्पन्न होती हैं। ठीक है, इनकी गति ध्वनि की दिशा में इनकी गति होती है।
ध्वनि की दिशा में ये गति करती हैं। ठीक है। तो इनके अणुओं की गति की बात करें, इनके अणुओं की गति आगे पीछे होती है। इसीलिए इनको अनुदैर्घ्य तरंगे भी कहते हैं। इसलिए इनको अनुदैर्घ्य तरंगे भी कहते हैं। सबसे तेज गति से ये चलती हैं, इनकी कुछ विशेषताएं हैं। ये सबसे तेज गति से चलते हैं। सर्वाधिक तीव्र गति से चलती हैं। औसत गति अगर माने इनकी तो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड इनकी गति होती है। और सर्वाधिक गति होती है इनकी ऊपरी मेंटल में। ठीक है, ये कुछ विशेषताएं हैं, प्राथमिक तरंगें हैं। सबसे पहले उत्पन्न होती हैं ये ध्वनि की दिशा में गति करती हैं। इनके अणुओं की गति आगे पीछे होती है, इसलिए इनको अनुदैर्घ्य तरंगें भी कहते हैं। सबसे तीव्र गति से चलती हैं और तीनों अवस्थाओं यानी कि ठोस, द्रव और गैस में ये गति करती हैं। तीनों अवस्थाओं में गति करती हैं, ठोस, द्रव और गैस। और सर्वाधिक गति इनकी ठोस अवस्था में होती है। और जब ये द्रव में प्रवेश करती हैं, यानी कि ठोस से जब द्रव में जाती हैं, तो इनकी गति में कमी आती है। ठीक है, लेकिन गति तीनों में करती हैं ये, और सर्वाधिक होती है इनकी ठोस में गति होती है। तो ये पी तरंगों की कुछ विशेषताएं हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद है एस तरंग, दूसरी है एस तरंग। इनको सेकेंडरी या द्वितीयक तरंगे भी कहते हैं। ये द्वितीयक तरंगे कहलाती हैं। ठीक है, इसके अलावा इनकी गति प्रकाश तरंगों की तरह होती है। प्रकाश तरंगों की तरह या प्रकाश तरंगों की दिशा में होती है। और इनके अणुओं की गति की यदि बात करें तो इनकी अणुओं की गति समकोण पर होती है। समकोण पर होती है, इसलिए इनको हम अनुलंबी तरंगे भी कहते हैं। वो अनुदैर्घ्य थी, ये अनुलंबी या अनुप्रस्थ भी इनको कह सकते हैं। क्यों है अनुप्रस्थ तरंगे? क्योंकि इनके अणुओं की गति जो होती है वो समकोण पर होती है हमेशा। उनकी कैसे थी? उनकी थी आगे पीछे। अगला है ये केवल ठोस में गति करती हैं। वो तीनों में गति कर रही थी, ये केवल ठोस में गति कर रही हैं। ठोस में गति करती हैं। तरल में ये
विलुप्त हो जाती हैं। इन्हीं के कारण हमें पता चला है कि जो आपका कोर का पार्ट है, ऊपरी कोर, वो तरल अवस्था में है। ठीक है, इनसे ही ऊपरी कोर के तरल अवस्था में होने की जानकारी मिलती है। इनकी विशेषताओं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तरंगों की जो विशेषता हैं, उन विशेषताओं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अनुप्रस्थ तरंगें कौन सी होती हैं, कौन सी तरंगें कौन से अवस्था में गति नहीं करती हैं, या तीनों अवस्था में गति कौन सी तरंग करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ये द्वितीयक तरंग इसलिए कहलाती हैं क्योंकि पी तरंगों के टूटने से इनका निर्माण होता है। पहले पी तरंगों का निर्माण होगा और पी तरंगों के टूटने से एस तरंगों का निर्माण होता है, और जब ये एस और पी तरंगें दोनों धरातल पर पहुंचती हैं, वहां पी और एस के टूटने से निर्माण होता है एल तरंगों का। ठीक है, अब बात करते हैं एल तरंगों की। इनको अपन धरातलीय तरंगें भी कहते हैं, इनको अपन लॉन्ग वेव भी कहते हैं। ठीक है, इनकी विशेषता है, देखो, पी और एस के टूटने पर इनका निर्माण होता है। पी तरंग और एस तरंग के टूटने पर इसका निर्माण होता है। ये ठोस और तरल में गति करती है। ठोस और तरल में गति करती हैं, लेकिन जब तरल में ज़्यादा गहराई में जाती हैं तो विलुप्त हो जाती हैं। गति तो करती हैं तरल में, लेकिन ज़्यादा गहराई में ये जाएंगी तो ये विलुप्त हो जाएंगी। इसके बाद ये सबसे धीमी गति से चलती हैं, धीमी गति से इनकी गति की यदि बात करें तो 3.5 से 4 सेकंड इनकी औसत गति होती है। सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं ये। सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं क्योंकि ये धरातल पर बार बार धक्का लगाती हैं, बार बार धक्का मारती हैं, तो सर्वाधिक इससे झटके महसूस होते हैं और सर्वाधिक नुकसान का कारण होती हैं ये आपकी एल तरंगें। ठीक है, इसका निर्माण लव नामक विद्वान ने किया था, इसलिए इनको लव तरंगें भी कहते हैं। तो ये तरंगों की कुछ विशेषताएं थी। तीनों तरंगों की विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है। तीनों तरंगों की विशेषताओं से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। अब बात करते हैं देखो, एक दो शब्दावली हैं भूकंप से संबंधित, वो शब्दावली आपको ध्यान रखनी है। पहला है, ऐसे लिख लो, सीस्मोग्राफ। देखो, सीस्मोग्राफ क्या होता है? ये एक ग्राफ है, यानी कि अभिलेख है, जहां पर एक अभिलेख है, यानी एक ग्राफ होता है जिस पर पृथ्वी के कंपन को अंकित किया जाता है। यानी कि एक, जैसे भूकंप आया, ये
रेक्टर स्केल जो होता है भूकंप मापी यंत्र उस पर लगा होता है, और उसके हिसाब से जैसे पृथ्वी कंपन करती है तो उस कंपन को ये अभिलेखित करता है, भूकंप को अभिलेखित करता है। ये एक ग्राफ जो पृथ्वी के कंपन को अभिलेखित करता है। ठीक है। एक होता है सीस्मोलॉजी, जिसको अपन कहते हैं ये भूकंप विज्ञान है। जिसमें भूकंप से संबंधित अध्ययन किए जाते हैं, वो कहलाती है सीस्मोलॉजी। एक है आइसोसीस्मल। आइसोसीस्मल होता है यानी कि एक साथ कई स्थानों पे यदि भूकंप महसूस किया गया है तो एक साथ समान तीव्रता से, समान तीव्रता वाले, समान भूकंप तीव्रता वाले, भूकंप तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं, मिलाने वाली रेखाएं कहलाती हैं आइसोसीस्मल। यानी कि समान तीव्रता से जो भूकंप आता है कई जगह पर, उन क्षेत्रों को जो काल्पनिक रेखाएं मिलाती हैं वो कहलाती हैं आइसोसीस्मल। अगला है होमोसीस्मल। होमोसीस्मल क्या होता है? एक ही समय में आने वाले एक ही समय में भूकंप आने वाले, स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। क्या कहलाती हैं? होमोसीस्मल। ठीक है, ये कुछ शब्दावली हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है आइसोसीस्मल क्या होता है, होमोसीस्मल क्या होता है, सिस्मोलॉजी क्या है और सीस्मोग्राफ क्या है। ठीक है, तो ये तीनों चारों चीज़ें आपको याद रखनी है। सीस्मोग्राफ तो एक ऐसा ग्राफ है जो पृथ्वी के कंपन को अभिलेखित करता है। सीस्मोलॉजी भूकंप विज्ञान है जिसमें भूकंप या भूकंप से संबंधित अध्ययन किए जाते हैं। आइसोसीस्मल समान भूकंप तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाता है आइसोसीस्मल। होमोसीस्मल एक ही समय में भूकंप आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? होमोसीस्मल रेखाएं। इसके बाद अपन बात करेंगे भूकंप प्रभावित क्षेत्र, या इनका वितरण। यानी कि इनका भूकंपों का जो विश्व वितरण है, भूकंपों का विश्व वितरण है, जहाँ पे भूकंपों की अधिकता है। कुछ ऐसी पेटियां हैं, उन पेटियों को अपन देखेंगे। तो पहली है परिप्रशांत भूकंपीय पेटी।
देखो भूमध्य रेखा प्रशांत महासागर, परिप्रशांत पेटी की अपन बात कर रहे हैं, तो प्रशांत महासागर का जो आसपास का क्षेत्र है यानी कि उसके किनारे वाला क्षेत्र है प्रशांत महासागर का, जिसको अपन परिप्रशांत पेटी कहते हैं, वहाँ पे सर्वाधिक भूकंप महसूस किए जाते हैं। वहाँ पे कारण क्या है भूकंपों का? परिप्रशांत पेटी में सर्वाधिक भूकंप आने का कुछ कारण है, वो है पहला स्थल एवं जल क्षेत्र का मिलन बिंदु है, ठीक है। दूसरा है यहाँ अभिसारी प्लेट सीमांत है, अभिसारी प्लेट सीमांत है, यहाँ पे प्लेटें आपस में आमने सामने गति कर रही हैं। इसके अलावा सर्वाधिक ज्वालामुखी प्रभावित क्षेत्र है ये। यहाँ पे सर्वाधिक ज्वालामुखी भी आते हैं क्योंकि ये अभिसारी प्लेट सीमांत है, सर्वाधिक ज्वालामुखी यहाँ पर आते हैं और ज्वालामुखी के कारण ही यहाँ पे ज्वालामुखी जनित भूकंप सर्वाधिक आते हैं। इसी क्षेत्र में आपका जापान स्थित है। आपको पता होगा कि जापान में सर्वाधिक भूकंप महसूस किए जाते हैं। सर्वाधिक भूकंप आते हैं जापान में। सर्वाधिक भूकंप जापान में आते हैं, लगभग एक वर्ष में लगभग 500 भूकंप 1500 भूकंप प्रति वर्ष। 1500 भूकंपों के प्रति वर्ष झटके यहाँ पे महसूस किए जाते हैं। कहाँ पे? भूकंप परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। और कुल का 63% यानी कि जितने भूकंप आते हैं विश्व के 63% भूकंप इस क्षेत्र में महसूस किए जाते हैं। उसके प्रमुख कारण मैंने आपको बताया, स्थल एवं जल क्षेत्र का मिलन बिंदु है, अभिसारी प्लेट सीमांत यहाँ पर देखने को मिलता है, सर्वाधिक ज्वालामुखी प्रभावित यहाँ पे क्षेत्र है, ठीक है। और इसी क्षेत्र में आता है आपका जापान, और इस जापान में क्या है? सर्वाधिक भूकंप आते हैं, लगभग 1500 भूकंप, लगभग 1500 भूकंप यहाँ पे प्रतिवर्ष महसूस किए जाते हैं। उसके बाद है आपका दूसरा मध्य महाद्वीपीय पेटी। देखो मध्य महाद्वीपीय जो पेटी है इसमें लगभग 21% भूकंप, 21% भूकंप हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी। और मध्य महाद्वीपीय पेटी की यदि बात करें, ये भूमध्य सागर से प्रारंभ होती है, भूमध्य सागर से ये प्रारंभ होती है और यहाँ से अरब प्रायद्वीप, ठीक है, अरब प्रायद्वीप से आपके भारत में भी है ये, ईरान, इराक, भारत, चाइना, म्यांमार और इंडोनेशिया, यहाँ तक ये फैली हुई है जो आपकी मध्य महाद्वीपीय पेटी है। इसमें 21% भूकंप हमें देखने को मिलते हैं। तीसरी पेटी है मध्य अटलांटिक महासागरीय पेटी। ये मध्य अटलांटिक महासागरीय जो पेटी है इसमें लगभग 10% भूकंप, 10% भूकंप हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपकी मध्य अटलांटिक महासागरीय पेटी है जो अपने मध्य अटलांटिक कटक पड़ा होगा। मध्य अटलांटिक कटक का प्रमुख कारण यही है कि यहाँ पे जो प्रमुख प्लेटें हैं,
जो वो अपसारी गति कर रही हैं, अपसारी गति हो रही है। और अपसारी गति मैंने आपको कारण भी बताया था कि प्लेट विवर्तने की जो गतियां हैं, प्लेटों की जो गतियां हैं, वो इसका प्रमुख कारण होती हैं भूकंपों का। तो 3 प्रमुख क्षेत्रों के बारे में अपन ने बात की जो भूकंपीय प्रभावित क्षेत्र हैं। परिप्रशांत भूकंपीय पेटी जिसमें 63% भूकंप महसूस किए जाते हैं, और यहाँ का इसके प्रमुख कारण भी मैंने बताए। स्थल एवं जल क्षेत्र का मिलन बिंदु है, अपसारी प्लेट सीमांत है, और यहाँ पे आप एक और लिख सकते हैं बलित पर्वतों का क्षेत्र भी है। ये बलित पर्वतों का क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे देखो एंडीज है, रॉकीज है, प्रमुख बलित पर्वत क्षेत्रों की, बलित पर्वतीय पर्वतों की स्थापना यहाँ पे या निर्माण हुआ है। सर्वाधिक ज्वालामुखी प्रभावित क्षेत्र भी है आपका परिप्रशांत पेटी। इसके बाद जापान की यदि बात करें तो जापान में सर्वाधिक भूकंप आते हैं विश्व के, लगभग 1500 भूकंप प्रतिवर्ष यहाँ पे आते हैं। मध्य महाद्वीपीय पेटी की हमने बात की, जहाँ पर 21% भूकंप विश्व के आते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी में, जो कि आपके भूमध्य सागर से चलती है। मतलब स्टार्ट है इसका भूमध्य सागर, जॉर्डन है, ईरान, इराक है, अरब प्रायद्वीप है, उसके बाद भारत भी इसी क्षेत्र में आता है। भारत में यदि बात करें, भारत की बात करेंगे अभी, तो भारत में प्रमुख भूकंपीय क्षेत्र 5 थे पहले। भारत में प्रमुख भूकंपीय क्षेत्र 5 हैं, लेकिन वर्तमान में जो पहला भूकंपीय क्षेत्र था उसको दूसरे में ऐड कर दिया गया है। तो वर्तमान में भूकंपीय क्षेत्र भारत में कितने हैं? 4 हैं। और सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र की यदि बात करें तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र जो है जोन, वो सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है भारत का। और फिर हमने बात की मध्य अटलांटिक महासागरीय पेटी की। जो मध्य अटलांटिक कटक है उसमें प्लेटों की अपसारी गति हो रही है। अपसारी गति के कारण तनावमूलक भूकंप यहाँ पे महसूस किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, इसका एक बार वो देख लेते हैं कि मैप में कहाँ पे हमने मैप में इनकी लोकेशन अपन देख सकते हैं। तो ये आपका वर्ल्ड मैप है, और इसमें अपन आपके पहली पेटी देखते हैं। पहली पेटी कौन सी थी? परिप्रशांत पेटी। तो परिप्रशांत पेटी की अगर बात करें तो देखो, यहां से आपका ये प्रशांत महासागर है, पूरा मैप है यहाँ पे। प्रशांत महासागर का नहीं है ये, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ से, ठीक है, यहाँ से और यहाँ इधर भी इसका पार्ट है ये। ये आपका ये वाला पार्ट आधा, और आधा ये वाला पार्ट जो है ये है प्रशांत महासागर। और ये भी आपका प्रशांत महासागर। और ये जो क्षेत्र है इसका जो मैंने आपको दिखाया है, ये वाला क्षेत्र, और ऐसे ही आपका ये वाला क्षेत्र प्रमुख भूकंपीय क्षेत्र हैं प्रशांत महासागर के। इसको प्रशांत महासागरीय पेटी भी कहते हैं। और यहीं पे मैंने आपको बताया था कि कुछ बलित पर्वतों की यहाँ पे निर्माण हुआ है। यहाँ पे है आपका रॉकीज पर्वत श्रेणी, रॉकीज, और यहाँ पे है आपका एंडीज। ठीक है, इस प्रकार ये आपकी प्रशांत महासागरीय पेटी है। और यहीं पे है ये आपका जापान है, जापान जहां पर सर्वाधिक भूकंप आते हैं, जापान। ठीक है, ये प्रमुख प्रशांत महासागर पेटी है। उसके बाद यदि बात करें, हमने देखी थी मध्य महाद्वीपीय पेटी, जो आपके भूमध्य सागर से, ये आपका भूमध्य सागर है।
ठीक है, ये भूमध्य सागर यहाँ से ये प्रारंभ होती है। उसके बाद ये आती है आपका, ये अरब प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप से ईरान इराक से भारत पहुँचती है। भारत का ये हिमालय क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र भारत से, और ये म्यांमार और चाइना का कुछ क्षेत्र आता है इसमें, और इस प्रकार ये इंडोनेशिया मलेशिया तक ये पहुँचती है। ठीक है, ये आपकी मध्य महाद्वीपीय पेटी है। मध्य महाद्वीपीय पेटी है आपकी। उसके बाद यदि बात करें तीसरी पेटी हमने पढ़ी थी मध्य अटलांटिक, तो ये आपकी मध्य अटलांटिक रिज है, इस प्रकार से मध्य अटलांटिक कटक। ठीक है, यहाँ से जो प्रमुख प्लेटें हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका प्लेट, इधर अफ्रीका और यूरेशियन प्लेट, ये विपरीत गति कर रही हैं, इस प्रकार से ये गति कर रही हैं। देखो ये इधर, ऐसे ही ये इधर और ये इधर, तो इस कारण यहाँ पे भूकंपों का निर्माण होता है या भूकंप ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। तो तीन क्षेत्र थे, परिप्रशांत महासागरीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी और मध्य अटलांटिक कटक जो है। देखो मध्य अटलांटिक कटक को वैसे हम आगे भी बात करेंगे। ये आपका भूमध्य रेखा है, इसको भूमध्य रेखा से दो बार भागों में बढ़ती है आपकी मध्य अटलांटिक कटक जो है। उत्तरी भाग में इसको डॉल्फिन कटक कहते हैं और दक्षिणी भाग में इसको चैलेंजर कटक के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, ये प्रमुख भूकंपीय क्षेत्र थे विश्व के। तीन प्रमुख पेटियां मैंने आपको बताई थी, वो इसमें आपको दर्शाई गई हैं। इसके बाद है, बात कर लेते हैं भारत में भूकंप। तो भारत में यदि भूकंपों की बात करें तो भारत में सर्वाधिक भूकंप हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में आते हैं। सर्वाधिक भूकंप हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा नवीन बलित पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत का उत्थान अभी भी हो रहा है, ऐसा माना जाता है, और इस उत्थान के कारण ही यहाँ पे ज़्यादातर भूकंप देखने को मिलते हैं। भारत को पांच भूकंपीय जोनों में बांटा गया है, जोनों में बांटा गया था। लेकिन वर्तमान में जोन 1 व जोन 2 को मिला दिया गया है, को मिलाकर एक कर दिया गया है। इसलिए वर्तमान में भारत में 4 भूकंपीय जोन है। ठीक है, इस प्रकार भारत के बारे में कुछ भूकंप से संबंधित बातें हैं। भारत किस भूकंपीय क्षेत्र में आता है आपका, तो ये भी एक बार लिख लो, भारत मध्य महाद्वीपीय
भूकंपीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र सर्वाधिक भूकंपीय सेंसिटिव जोन है, यानी कि सर्वाधिक भूकंप हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में देखे जाते हैं, और भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया था, लेकिन वर्तमान में भूकंप जोन फर्स्ट और भूकंप जोन सेकंड को मिलाकर एक कर दिया गया है। इसलिए वर्तमान में भारत में 4 भूकंप जोन हैं, और भारत मध्य महाद्वीपीय जो भूकंपीय क्षेत्र है विश्व का, उसमें आता है। ठीक है, तो ये थी आपकी भूकंप से संबंधित आपकी क्लास, और भूकंप से संबंधित ज़्यादातर चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ज़्यादातर चीज़ें कवर करवा दी हैं। बाकी आपको इनके अलावा आप पैनल पीडीएफ और इसके अलावा आपको नोट्स भी, आपको हैंड रिटन नोट्स भी उपलब्ध करवा दी जाएंगे आपके टेलीग्राम चैनल पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लासों को शेयर भी करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।